देखो, माना कि दो प्रगामी तरंगे हैं, ठीक, जो प्रकाशिक माध्यम में चल रही हैं और एक ही प्रकाश स्रोत से वो दोनों तरंगें उत्पन्न की गई हैं, इसलिए वे दोनों समान आवृत्ति की होंगी। ठीक, जैसे कि यंग के प्रयोग में हम पीछे बताए थे। तो जो पहली तरंग है, जो पहले स्रोत से निकल रही है, उसका मान लो कि किसी बिंदु पर उसका आयाम, उसका विस्थापन y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, क्योंकि ये प्रगामी तरंग का समीकरण है। प्रगामी तरंग के ही रूप में चलती है ना, तरंगाग्र। अब देखो, ये है y2, यानी कि जो दूसरे स्रोत से निकलने वाले प्रकाश का विस्थापन है, जो उसका विस्थापन है। अब ये है दूसरे वाली तरंग का आयाम, और ये भी प्रगामी तरंग है। तो किसी बिंदु पर, ऐसा है नहीं कि हर जगह कला में समान होंगे, कला में नहीं समान होंगे, आवृत्ति समान भले है, मगर हर बिंदु पे कला में भिन्नता हो सकती है। तो इस तरंग से इस तरंग में कलांतर है कितना, फाई कोण का। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से ये दोनों तरंगे मान लो किसी बिंदु पर अध्यारोपित हो रही हैं, यानी एक ही बिंदु पर एक ही पर पड़ रही हैं, तो उन दोनों का आयाम या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो विस्थापन भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा ना। तो बताओ कि जो परिणामी विस्थापन होगा क्या होगा, दोनों को जोड़ करके योगफल होगा ना। इसका मतलब जो परिणामी है y बराबर y1 प्लस y2 हो जाएगा। हम y1 का मान यहाँ से रख सकते हैं, y2 का मान रख सकते हैं। अब देखो, यहाँ से इसको हम a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं, इस हिस्से को फाई को। तो हम साइन a माइनस बी, a प्लस बी वाले सूत्र से अलग अलग इसको हम वियोजित कर देंगे। तो साइन a कास b प्लस कास a साइन b, उसी सूत्र से अलग अलग तोड़ दिया गया है, और a2 का दोनों में गुणा कर दिया गया है। ठीक, अब देखो, इसके पहले वाले हिस्से में से और पहली वाली प्रगामी तरंग समीकरण से इन दोनों में से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन है, तो हम इन दोनों में से हम इसे कॉमन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बचा क्या, a1 प्लस a2 कास फाई, a1 प्लस a2 कास फाई, और ये वाला पूरा इसी तरह से उतार दिया गया है। ठीक, अगर ये बताओ कि जब अध्यारोपण के सिद्धांत से भी जो तरंगे बन रही हैं, वे भी तो आखिर प्रगामी ही तरंगे बनेंगी। जो तरंगे बन रही हैं वो तरंगे भी प्रगामी तरंग बनेगी। इसलिए हम इसको प्रगामी तरंग बनाने के लिए हम इसको अगर r कास थीटा कर दें और a2 साइन फाई को अगर हम r साइन थीटा कर दें, तो फिर प्रगामी तरंग बन जाएगा। तो देखो, हम a1 प्लस a2 कास फाई को हम r कास थीटा रख दिए, और a2 साइन फाई को r साइन थीटा रख दिए, a2 साइन फाई को r साइन थीटा रख दिए। अब इन दोनों मानों को इसी समीकरण में हम रख देंगे, पुनः इसी समीकरण में रख देंगे। देखो, यहाँ पर r कास थीटा है, यहाँ पर r साइन थीटा है, इन दोनों जगह पे r साइन थीटा है ना। अब बताओ, इन दोनों में से हम r कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचा, साइन a कास b प्लस कास a साइन b, उस सूत्र फिर लग गया। तो क्या हो गया, r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। यानी कि जो परिणामी तरंग बनी है, इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से जो प्रगामी तरंग, नई तरंगे बनी है, वह भी प्रगामी ही तरंग है। बात समझ में आ रही है? यानी इन दोनों का परिणामी है, वो भी प्रगामी तरंग है। तो हमको इस प्रगामी तरंग से कुछ नहीं लेना देना है, बस हम ये जान रहे हैं कि जो नई तरंग बनेगी वो प्रगामी तरंग होगी। ठीक, कब, जब इसका मान r कास थीटा होगा और इसका r साइन थीटा होगा। तो हम जान रहे हैं कि मतलब उसमें प्रगामी तरंगे ही, जब तरंग चल रही है तो अध्यारोपण के सिद्धांत से भी तरंगे ही बनेगी ना, वो भी प्रगामी ही तरंग रहेगी। तो अब ये जो समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों को वर्ग करके हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर
समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जब वर्ग करोगे, वर्ग करके जोड़ दोगे, तो बताओ ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा होगा, होगा कि नहीं? तो हम आर स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जो क्वेश्चन में बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1, इसको छोड़ दिए 1 हो जाएगा ना। 1 का गुणा आर स्क्वायर में गुणा करोगे तो नहीं होगा। a2 साइन फाइव इसका स्क्वायर, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और इसका a प्लस बी होल स्क्वायर के सूत्र से तोड़ देंगे। ठीक, अब देखो इन दोनों में a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर फाइव, इसका भी मान 1 हो जाएगा, और a1 का स्क्वायर आगे हम लिख दिए, इसको उतार लो। अब बताओ ये जो है कि एक समीकरण बन गया जो परिणामी तरंग का आयाम का समीकरण है। जो आर है वो परिणामी तरंग के आयाम का समीकरण है ना। हम इसी को हम आर कास थीटा माने हैं, तो ये आयाम न हो गया है आर, बोलो इसमें a1 a2 आयाम था, तो आर कास थीटा माने हैं तो आर आयाम ही है, तो ये आयाम का समीकरण हो गया। तो हम पूरे समीकरण में अगर हम k से गुणा कर दें, पूरे समीकरण में अगर हम k से गुणा कर दें तो k r का स्क्वायर, ये क्या है, जैसे मान लो तुम लोग पढ़े हो ना परिणामी तरंग की तीव्रता, कोनो भी तरंग है प्रकाश की तीव्रता I बराबर क्या होता है, k a स्क्वायर, ये सूत्र होता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है ना, क्योंकि I बराबर k a स्क्वायर, तो ये प्रकाश के आयाम का और इसकी तीव्रता में ये संबंध है। तो अगर हम k का पूरे में गुणा कर देंगे तो बताओ ये परिणामी तीव्रता हो जाएगी, क्योंकि r परिणामी आयाम है, ये परिणामी तीव्रता होगी, और ये पहले तरंग की तीव्रता, दूसरी तरंग की तीव्रता। ठीक, और हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरे को कर्लिंग कर देंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, a1 स्क्वायर हो जाएगा, a2 स्क्वायर हो जाएगा। जो k स्क्वायर हुआ है उसको हम अलग अलग कर लिए, आज जो a1 स्क्वायर है और a2 स्क्वायर है, तो बताओ ये एक सूत्र बन गया, I1 के जगह पे लिख सकते हैं ना इसको, I1 हो गया, I2 हो गया, आकाश फाइव उतर गया है। तब बताओ कि हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, I1 को लिख सकते हैं I1 का स्क्वायर प्लस I2 को लिख सकते हैं करड़ी में I2 का स्क्वायर प्लस 2 करड़ी में I1 I2 कास फाइव। ठीक है, 2 करड़ी में I1 I2 कास फाइव। अब ये हो जाएगा यही होगा ना जी। अब देखो यदि हम फाइव इक्वल टू 0 कर दें, 0 तो यानी कि दोनों समान कला में रहेंगे। जब फाइव इक्वल टू 0 होगा तो दोनों समान कला में होंगे, और समान कला में होने से परिणामी आयाम की तीव्रता बढ़ जाती है। आयाम बढ़ जाता है तो तीव्रता भी बढ़ जाएगी प्रकाश का वहां। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा करड़ी में यहाँ पर कास 0 का मान 1, तो हम इसको लिख सकते हैं करड़ी में I1 प्लस करड़ी में I2 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब बताओ यह परिणामी आवृत्ति, परिणामी प्रकाश की तीव्रता बढ़ जा रही है, परिणामी प्रकाश की तीव्रता बढ़ जा रही है। इसका मतलब कि इन बिंदुओं पर जहां पर समान कला में होंगे वहां पर परिणामी तीव्रता बढ़ जाएगी प्रकाश की। ठीक है, इसे हम समपोषी व्यतिकरण कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। ठीक, अब देखो यदि फाइव इक्वल टू, अगर यह 180 हो जाता है तो विपरीत कला में हो जाएंगे दोनों। और हम तुम लोगों को यंग के प्रयोग में बताए थे जब दोनों विपरीत कला में हो जाते हैं तो बताओ उन दोनों का आयाम या तो लगभग 0 हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उस टाइम
जब ये फाई का मान 180 होगा तो इसका मान ऋण 1 होगा, तब हो जाएगा आई बराबर करड़ी में I1 प्लस माइनस करड़ी में I2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कब विनाशी व्यतिकरण होगा तब, व्यतिकरण। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण और संपोषिक व्यतिकरण में ऐसा नहीं कि केवल ये जीरो ही रहे, या तो जीरो रहे या तो 360 रहे यानी 2 पाई रहे, या 4 पाई रहे, 6 पाई या 6 पाई रहे, यानी कि वो एक चक्कर घूम करके समान कला में ही आ जाए, तब वहाँ संपोषी व्यतिकरण होगा और यहाँ पर ब्राइटनेस होगा और यहाँ पर डार्कनेस होगा, जो कि इसमें हम बी और डी बताए थे वही चीज। अब अगर यहाँ पर मान लो कि 180 है तो ये पाई है, या तो 3 पाई हो या तो 5 पाई हो, तब जो है कि विनाशी व्यतिकरण होगा। पूरी बात समझ में आई है? हाँ। बस